जी, तो सबसे पहले हाँ जी, जल्दी से आ जाइए। तो इन्वायरमेंट का मैंने आपको बोला था, इन्वायरमेंट का आपको याद करके लेके आना है। हाँ जी, तो अभी मैं पहले थोड़ा ये करवा देती हूँ, फिर आपसे इन्वायरमेंट का सुनूंगी, फिर ये सुनूंगी और साथ में ही करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है क्या, येलो बॉन्ड या पीला बैंड, जिसको पट्टी रोग भी बोलते हैं। ये जो जीवाणु संक्रमण जो प्रवाल पर फैलता है, ये ऐसा है कि जो कोरल होती है ना, प्रवाल भित्ति, हाँ जी, ये उसके ऊपर फैलता है। अब प्रवाल जो है, जिसे हम प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ बोलते हैं, ये कहाँ होता है, ये जो समुद्र जो है वहां पर पाया जाता है। अब उसी के बेसिस पे अगर हम लेकर चलें तो वहां एक ही उनको एक ही रोग होता है। वो रोग क्या होता है, हाँ जी, वो एक ही रोग होता है कि उनका जो रंग होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, वही एक पाया जाता है। सो इसके लक्षण और प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं कि जो संक्रमित कोरल होगी, जो कि प्रवाल होगी, वहां पर हल्के पीले या सफेद घावों के फीके पड़े हुए बैंड दिखाई देंगे। मान लीजिए कि ये आपकी प्रवाल भित्ति है, कोरल है, मान लीजिए ये आपकी कोरल है, तो इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको येलो बैंड और वहां से कलर जो है उड़ गया है, और ये व्हाइट जो है इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो इस तरह की पट्टी जो है वो दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम पट्टी रोग भी बोलते हैं, और इसीलिए इसे हम पीला बैंड जो है वो भी बोलते हैं। अब इसका इलाज क्या है, इसका कोई इलाज हमें पता ही नहीं है, कोई इलाज ज्ञात ही नहीं है। इसको बस क्या बोला जा सकता है कि कोरल ब्लीचिंग हो गई है। एक और बात कि कोरल ब्लीचिंग को, कि प्रवाल भित्ति का जब रंग उड़ जाता है उसे रोका जा सकता है, परंतु उसे वापस रंग नहीं दिया जा सकता। कि अगर एक कोरल का, मान लीजिए कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र में कोरल फैली हुई है, तो इस क्षेत्र में कोरल में हम क्या कर सकते हैं कि कोरल में अगर रंग उड़ना स्टार्ट हो गया है तो उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं कि वो आगे ना फैले, परंतु जो जिसका रंग उड़ गया है उसको वापस रंग नहीं दे सकते। तो वापस रंगने का कोई हमारे पास इलाज है ही नहीं। अब उसका कारण क्या माना जा रहा है इसमें जो है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे मुख्यतः कारण जो माना जा रहा है कि जिसकी वजह से प्रवाल भित्ति या कोरल का रंग जो है उड़ रहा है, वो है कॉस्मेटिक्स। जो भी कॉस्मेटिक्स के जो प्रसाधन सामग्री जो है यूज होती है, वो कॉस्मेटिक्स को धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो पानी जो है नदियों के, नालों के सहारे नदियों में, नदियों के सहारे समुद्र में, तो समुद्री तल में वो जब फैल रहा है, तो अभी आप ये देख लीजिए कि प्रसाधन सामग्री यूज करते करते, उसको उपयोग करते करते कितने ही वर्ष हो चुके हैं। सो इस वजह से अब वो फील होने लगा है, वो दिखने लगा है कि कॉस्मेटिक्स की वजह से वो हो रहा है। तो कॉस्मेटिक्स की वजह से यही माना जा रहा था कि इसके लिए मुख्यतः कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके लिए मुख्यतः महिलाएं रिस्पॉन्सिबल होंगी, परंतु इसके लिए महिलाएं अकेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सारे प्रसाधन सामग्री वो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही यूज की जाती है, तो उसका ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन बनता नहीं है। सो वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण, अत्यधिक जो मछली पकड़ रहे हैं उसके कारण, प्रदूषण और पानी का जो बढ़ता तापमान है उसके कारण क्या हो रहा है, पीले बैंड रोग के अधिक संवेदनशील ये बनता जा रहा है। तो इसके और जो है वो पता चलते आ रहे हैं। अपडेट इसके बारे में क्या रही है कि वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो पूर्वी थाईलैंड है, अब मुझे बता दीजिए थाईलैंड मैप में कहाँ आएगा। हाँ जी, ऑनलाइन में बताएंगे। पूर्व पश्चिम कुछ बताइए मुझे। अच्छा चलो, अंडमान एंड निकोबार है कि लक्षद्वीप है, किसकी तरफ होएगा ये बता दीजिए। साउथ एशिया में नहीं आएगा देवर्षि, थोड़ा सा करेक्ट करिए इसको। हाँ जी, हाँ जी शुभम। ओके, सो अब विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा। ये है भारत, भारत के यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ उसके ये वाला जो रीजन आ जाएगा ना, जहाँ हम बोलते हैं क्या, म्यांमार है, उसके बाद हमारे पास लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये 5 एक आप अगर विजुअलाइज कर पाए होंगे, तो
फिर उसके नीचे आ जाता है क्या, मलेशिया, मलेशिया के टिप पे वहाँ आ जाता है सिंगापुर, नीचे आ जाता है इंडोनेशिया। तो वहाँ जो ये 5 रीजन है वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में हम बोलते हैं कि वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हाँ जी, साउथ ईस्ट एशिया में तो वहाँ पर पाया जाता है, कोई बात नहीं। सो अब जो थाईलैंड है, थाईलैंड में जो प्रवाल भित्ति है वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करती है कि वहाँ जो है अंडर सी जो है टूरिस्ट भी जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो पूर्वी थाईलैंड के प्रवाल येलो बैंड रोग से वो प्रभावित हो रहे हैं, जो कि क्या है, जो समुद्र तल के विशाल हिस्से में प्रवाल को मतलब उसकी वजह से प्रवाल जो है ये येलो बैंड रोग की वजह से प्रवाल मर रहा है। तो ये भी पाया जाता है कि पूर्वी थाईलैंड के क्षेत्र में पूरा का पूरा जो प्रवाल है वो खराब होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्या, जोम्बी वायरस। अब जोम्बी वायरस के लिए क्या बोला जाता है, जोम्बी, मुझे बताइए, गो गोवा गोन मूवी देखी है? नहीं देखी है। जोम्बीन्स क्या होता है ये पता है? वायरस नहीं, जोम्बी बताइए। वायरस तो अभी मैंने ऐड नहीं किया। जोम्बी कोई मूवी, कोई वेब सीरीज, कुछ ऐसा देखा है? हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए, पता है कि जोम्बी क्या होता है? नहीं पता। ओके, सो जोम्बी एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि जैसे अगर नॉर्मली मैं बताऊं कि जोम्बी का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया उसमें ये है कि बहुत अधिक ड्रग्स लेने की वजह से पूरी बॉडी जो है वर्क करना खत्म कर देती है, माइंड भी पूरा मर चुका होता है, पर माइंड का एक हिस्सा है जो कि जिंदा रखे हुए हैं, पर वो पर्सन जो है वो कंप्लीटली डेड माना जाता है। सो ज़ॉम्बी का मतलब है डेड, बट उसमें कुछ परसेंट जीवित जो है बचा हुआ है। अभी स्क्रीन पे ना मैं नहीं दिखा सकती हूँ, मैं इंसिस्ट करूंगी आप नहीं, ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता है, जिनका ब्रेन का जस्ट एक हिस्सा काम कर रहा होता है, बाकी फुल जो है मर चुका होता है। मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि एक बारी आप जो है गूगल पर टाइप करिए ज़ॉम्बी एंड देखिए अभी। हाँ जी, ज़ॉम्बी, हाँ जी, नहीं यहाँ पे नहीं दिखा सकती, अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से। आप अपने यहाँ पर देखिए, हाँ जी अभी देखिए, हाँ जी ऑनलाइन में भी सभी देखेंगे ज़ॉम्बी, सो दैट कि आप रिलेट कर पाएं। सो ये तो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इसमें क्या होता है कि पूरा बस दिमाग का एक हिस्सा काम कर रहा होता है। हाँ जी, सबने देख लिया है ऑनलाइन में। सो दिमाग का एक हिस्सा जो है वो काम कर रहा होता है, बाकी हाँ जी, जो यूजुअली बोला जाता है कि जो बहुत अधिक ड्रग्स जो है ले लेते हैं, ड्रग की अत्यधिक मात्रा होती है तो उससे दिमाग के सेल जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। सो जब आपका प्रीलिम हो जाएगा तो आप जो है ज़ॉम्बी से रिलेटेड सीरीज और मूवीज देखना, तो और आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चलेगा। हाँ जी देख लिया है, चलिए अब आप यहाँ समझ लीजिए। तो ज़ॉम्बी से आपने क्या समझा? ज़ॉम्बी से आपने समझा कि जो कि डेड है, ज़ॉम्बी से आपने ये समझा जो कि डेड है, परंतु उसका एक हिस्सा जो कि लिविंग है, एक हिस्सा क्या है, वो है लिविंग, बाकी ये हो चुका है डेड। तो अब उसके हिसाब से देखें तो अभी ज़ॉम्बी वायरस क्या है? ये ऐसे वायरस को ज़ॉम्बी वायरस बोला गया है जो कि डेड हो चुके थे, निष्क्रिय हो चुके थे, परंतु ये इनको जैसे ही अच्छा सही वातावरण मिलता है तो ये वापस से जीवित हो जाते हैं। अब समझिए कैसे। कोल्ड स्टोरेज की अगर हम बात करें, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज में जो वायरस होता है या कोई भी ऐसा पदार्थ होता है उसको आप बहुत टाइम पीरियड तक जो है जीवित रख सकते हो। अब आपने एक शब्द सुना होगा परमाफ्रोस्ट, हाँ जी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। सो परमाफ्रोस्ट क्या होता है कि ये सोइल होती है, मिट्टी होती है जो बर्फ की सतह के नीचे जमी हुई होती है, या मैं अगर कहूँ तो जमी हुई मिट्टी, उसे हम बोलेंगे परमाफ्रोस्ट। तो ऐसे ही जो वायरस है वो किसी तरीके से वो बर्फ में फंसा हुआ है एंड इस वजह से वो क्या है, वो निष्क्रिय है, परंतु किसी भी कारणवश वो बर्फ में जमा हुआ वायरस वो पानी के थ्रू या कैसे भी वो जो मानवीय जो वातावरण है उसमें आ जाता है। सपोज करिए कि बर्फ जो है, बर्फ में वायरस जो है, मान लीजिए कि किसी को कोविड वायरस था, उसने जो है थूक दिया है कहाँ, बर्फ में, वो कहीं घूमने गए ऐसा कुछ, और वो बर्फ में वहीं जम गया है वायरस। अब इस समय वो है निष्क्रिय, परंतु क्या हुआ, सपोज करिए कि ग्लेशियर या वो बर्फ पिघलना शुरू हुआ, पिघल के वो पानी में आया, पानी में आके वो वायरस जो है
वो वापस से जीवित हो गया। क्यों? क्योंकि वायरस खुद जिंदा नहीं रहता है, वायरस को कोई अपना मेजबान चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है जिसके ऊपर वो जीवित रह सके। तो जो वायरस है वो उसको पानी में कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से वो जीवित हो गया। सो उसी के थ्रू वो धीरे धीरे चेन के थ्रू वो मनुष्य तक पहुंच गया एंड तब मनुष्य में वापस से वो वायरस जो है काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से उसे बोला जाता है क्या? ज़ोंबी वायरस। आप समझ लीजिए क्या है जो ये वायरस को दिया जाने वाला वो शब्द है जो कि बर्फ में जम जाता है और इस वजह से वो निष्क्रिय हो जाता है। तो बर्फ के अंदर फंसा हुआ जो वायरस है वो काफी वर्षों तक निष्क्रिय रहता है, परंतु बर्फ के पिघलने के बाद वो जीवित हो जाता है। यूरोपीय जो शोधकर्ता हैं उन्होंने बोला है क्या? रूस के साइबेरिया परमाफ्रोस्ट, जो कि अभी ये मैंने बताया परमाफ्रोस्ट से उन्हें 13 ज़ोंबी वायरस मिले कि उनके बर्फ में 13 ऐसे ज़ोंबी वायरस थे जो कि निष्क्रिय हो गए थे परंतु अब वापस से वो जीवित हो सकते हैं। इन 13 ज़ोंबी वायरस में से एक का नाम है पेंडोरा वायरस, ये डोमा, जो कि पौराणिक चरित्र पेंडोरा के नाम पर रखा गया है और ये रूस की याकुटिया में यूकीची अलास में एक झील के नीचे जो है खोजा गया है। ठीक है, सो आप ध्यान देंगे कि 13 ज़ोंबी वायरस हमें मिले हैं, उसमें से एक ज़ोंबी वायरस का नेम रखा गया है पेंडोरा वायरस, जो कि वहां के एक चरित्र है, पौराणिक चरित्र है पेंडोरा, उसके नाम पर रखा गया है। अब प्लेसेस इन न्यूज, ऐसे प्लेस जो कि न्यूज में रहे हैं, तो उसका आप देख लीजिए याकुटिया जो कि यूकीची अलास में एक झील के नीचे जो है खोजा गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्या? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये क्या है? ये उष्णकटिबंधीय उपेक्षित रोग एक माना जाता है जिसको हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन। अब ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और माइकोबैक्टीरियम कुष्ठ रोग ये चिरकालिक तक होने वाला एक संक्रामक रोग है। हाँ जी, रोहित बोल रहे हैं भयानक दिखता है। देखो एक चीज मैं सजेस्ट करूंगी कि पढ़ने के साथ साथ एक दिन निकाला करो ऐसा कि इधर उधर की इंफॉर्मेशन से भरी हुई मूवीज को देखो। ठीक है, और ऐसी मूवीज को देखो जिनमें नीचे सबटाइटल आता हो इंग्लिश में, हो हिंदी में सबटाइटल आता हो इंग्लिश में, ज्यादातर में अब आता ही है। उससे पता है क्या होगा? उससे ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी, जैसे बात करने का तरीका है, बात करने का। तो ये कभी कभी देखते रहा करो। हाँ जी, सो यहाँ पर ये चिरकालिक नहीं है, ये है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है एक्सट्रीम। इसमें बहुत सारी चीजें जो है होनी स्टार्ट हो जाती है। अब विशेषता क्या है कि भारत को आधिकारिक तौर में 2005 में जो कुष्ठ रोग है उनको समाप्त करने की घोषणा की गई थी। कुष्ठ रोग का मतलब होता है स्किन डिजीज जो होती थी, स्किन डिजीज। अब आप समझ लिए स्किन डिजीज, जिसको कि कोड भी बोलते थे। पुरानी जो मूवीज हैं उनमें दिखाते थे ना कि स्किन डिजीज हो जाती थी, कोड हो जाता था। तो 2005 में भारत ने कुष्ठ रोग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, परंतु फिर भी भारत में अभी भी दुनिया में कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है, जो कि है 60%। अब आप बोलोगे कि 2005 में हमने इसे समाप्त कर दिया था। समाप्त करने का मतलब है कि अब नया केस नहीं आएगा, परंतु जो केस पहले के हैं वो केस रहेंगे ही। पूरे विश्व में तो ये दिखता ही नहीं है, परंतु भारत में फिर भी इसके 60% जो है केस देखने को मिलते हैं। अब ये कैसे फैलता है? ये नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण क्या क्या निकल कर आते हैं? ये त्वचा, परिधीय तंत्रिकाएं, ऊपरी श्वसन तंत्र की श्लेष्मिक सतहों और आंखों को भी यह प्रभावित करता है। तो जो भी लगता है कि ऐसा मान लीजिए कि जो बहुत ही वल्नरेबल है, जिस पर जल्दी अटैक किया जा सकता है, तो वहाँ पर ये फैलने के इसके जो है चांसेस बनते हैं। और ये हर उम्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को या फिर ये जो
ज़्यादा एज के लोग हैं उनको होगा ये, तो किसी को भी फैल सकता है। अब बोला जाता है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? तो इसका इलाज जो है हो सकता है, ये ठीक हो सकता है। इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी देना होगा। इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी ड्रग थेरेपी जो देना होगा। और अगर हमें पता चले कि अब जो है इस पर्सन को कुष्ठ रोग हो गया है, तो अगर शुरुआती तौर पर ही उसे उपचार मिल गया होता या दे पाते, तो इससे काफ़ी सारी जो है यहाँ पे विकलांगताएं नहीं आएगी। तो काफ़ी सारी, मान लीजिए कि उनको क्या हो रहा है, उनको त्वचा, उनके परिधीय तंत्रिका तंत्र में या श्वसन तंत्र को ये अफेक्ट करता, तो उसको हम कम से कम कर सकते हैं। तो उसको भी कम से कम किया जा सकता है। ये भी जो है एक आधार के तौर पर माना जाता है। ठीक है, इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट आ जाता है बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। हाँ जी, उसमें तो होता ही है, परंतु ये मनुष्य में फैल जाता है। ओके, सो बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एवियन फ्लू टाइप ए वायरस के कारण होता है। सो इसके काफ़ी सारे टाइप आते हैं। इसका एक स्वाइन फ्लू भी माना जाता है। हमें करना है कौन सा? H5N1। और H5N1 जो है ये टाइप ए वायरस के कारण जो है होता है। अब ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जंगली जो जलीय पक्षी हैं उनमें, H5N1 ये वायरस। परंतु ये संक्रमित किस किस को करता है? ये कुक्कुट के साथ साथ अन्य पक्षी और पशु प्रजातियों को भी कर सकता है। मानव में क्या इसका संक्रमण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कुक्कुट के अंदर या किसी पक्षी या किसी प्रजाति के अंदर ये वायरस होता है, तो फिर मनुष्य में भी ये फैल सकता है। और फिर एक मनुष्य से ये दूसरे मनुष्य में नाक, आंख या मुंह के थ्रू जो है ये प्रवेश कर सकता है। और ये कैसा है? ये एयरबोर्न है। एयरबोर्न मतलब कि अगर आपने सांस छोड़ी है और सामने कोई खड़ा है, आपको वायरस है, तो आपकी सांस में जो आपने वायरस छोड़ा है वो अगर दूसरे ने उसके संपर्क में आ गया है, तो दूसरे व्यक्ति को इस तरीके से ये जो है संक्रमण हो जाता है। बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा मनुष्यों के लिए एक ज्ञात खतरा माना गया है। अभी हाल फिलहाल में कोविड के अभी लगा लीजिए कि 1 से 1.5 महीना पहले दिल्ली में भी इन्फ्लुएंजा के जो है काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं। सो जो केसेस दिल्ली में देखने को मिले हैं उसके आधार पर अगर मैं बात करूं, तो ये बोला गया था कि क्या ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है? तो बहुत तेज़ी से फैलने के इसके चांस बहुत कम हैं, परंतु क्या ये किसी व्यक्ति की मौत भी कर सकता है? तो इसकी वजह से कुछ एक की मौत भी हुई थी, परंतु उस केस में ये देखा गया था कि वो व्यक्ति जिनको पहले से ही या तो डायबिटीज़ है या फिर उनको कोई लीवर की समस्या है या ब्लड प्रेशर की उनको समस्या है, तो उस केस में उनको जो है अगर ये वायरस हो जाता है तो तब जो है मृत्यु हो सकती है। अदरवाइज अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को ये वायरस हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस में 2 टाइप पाए जाती हैं। एक होता है कम रोगजनक, दूसरा होता है अत्यधिक रोगजनक। जो कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, इससे कोई रोग नहीं होता है। ये तो ऐसा ही है नॉर्मल, जैसे हमें कोल्ड हो जाता है ना, जुकाम हो जाता है, तो इसमें हम इतना असर पड़ता नहीं है। देखो जुकाम का चाहे आप दवाई लो चाहे आप दवाई ना लो, 7 से 8 दिन में उसने अपने आप ही ठीक हो जाना है। होगा कि नहीं होगा? जुकाम अगर आप दवाई लो या ना लो, 7 से 8 दिन में आपका ठीक हो ही जाएगा। एक और बात, हर एक पर्सन को जुकाम होने का एक अलग तरीका होता है। किसी को जुकाम होएगा जो ज़्यादा तेज हो जाएगा, किसी को जुकाम होगा कम होगा, किसी को जुकाम होगा बिल्कुल जो है उनका सर दुखने लग जाएगा, किसी को होगा कि सर नहीं दुखेगा, बस वैसे आवाज़ जो है भारी हो जाएगी। तो हर एक की इम्यूनिटी के हिसाब से जो है ये लाइक उसी के हिसाब से ये जो है डिटरमाइन होता है। सो जो अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये गंभीर संक्रमण का कारण बनता है, जिससे उच्च मृत्यु दर भी हो सकती है। तो कम वाले से नहीं होगा, अत्यधिक वाले से हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्या? रेबीज वायरस। रेबीज वायरस क्या है? ये एक जूनोटिक वायरल बीमारी है। क्या है? जूनोटिक वायरल बीमारी। इसके कारण क्या है? ये रेब्डोविरिडे परिवार के भीतर एक लाइजा वायरस है, उस जीनस के रेबीज की वजह से होता है। आपने देखा होगा
कि जो छोटे छोटे जो मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली में तो आपने बहुत देखा होगा ना, दिल्ली में तो यहाँ के लोग अजीब होते हैं, मतलब इंसानों को वो खाना नहीं देंगे, पर रात को अपने कुत्तों को घुमाने ऐसे जाएंगे और किसी की गाड़ी खड़ी हो, किसी का बाइक खड़ा हो, उसी पर जो है यूरिन और जो है उनका वो करवा देना है। और अगर कोई उनको बोले कुछ, और ऊपर से उनके कुत्ते ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए कि पास से गुजरेंगे ना तो काटने को आएंगे, और अगर उनको कुछ बोल दें तो वो लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको क्या बताऊं, कुछ ही दिन पहले की बात है, रात में मैं अपने ऐसे घर जा रही थी और वो मतलब गाड़ी, अब आप मान लीजिए बाकी पीछे से करवाते रहे, अब आपकी ही गाड़ी के टायर पे और वो करवा रहे हैं तो आपसे देखा थोड़ी जाएगा। अब मैंने बोल दिया, मैंने तो बोला, वो तो लड़ना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा अब इसकी तो नहीं है इज्जत, मेरी तो है पड़ोस में इज्जत, मैं नीचे खड़ी लड़ती कैसी लगूंगी। मैं तो उनको बोल के मैंने कहा हाँ जी, तभी तो मैंने बोला ना, क्योंकि पीछे से तो चले जो होता रहे, सामने से देखा नहीं जाता कि आपकी गाड़ी, एक तो आप साफ करवाते हो उसको और ऊपर से वो, तो मैंने चलिए बोल दिया, मैंने बोला, वो तो लड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसे होती है कि यहाँ की लड़कियां, मान लो लड़के भी लड़कियां भी दोनों ही, तो अरे दोनों होते हैं यहाँ के, आपको नहीं पता है तो। हाँ जी। क्या कर सकते हैं? किसी का कोई अच्छा लैंग्वेज बोलता है ना, तो ये लोग जवाब बहुत तेजी से देता है, उसका इफेक्ट करता है बहुत तेजी से देता है। ये बात मैंने बहुत कभी आई लेकिन मेरे साथ, तो मैंने तो उसको बोला, मैं कि यू आर इम्पॉसिबल, और मैं तो चली गई। मैंने कहा अगर मैं लड़ूं पड़ोसी निकल के आएंगे, क्या बोलेंगे कि ये रात में क्या लड़ रही है। हाँ हाँ, मोहल्ले में वही वो शर्म के चक्कर में, मोहल्ले में मुझे पता है, अरे बहुत बहुत देखा है मैंने, तो शर्म के चक्कर में मैं बस निकल गई वहां से। मैंने कहा क्या ही लड़ना, अदरवाइज वो तो ऐसे आए थे कि कुत्ते से पहले वही उसी को काटना है, इस तरीके से वो आई ना, मतलब बस मैं क्या ही बताऊं। मैं अपना जो बेइज्जती हुई है, जो हुई उसका घूंट पी के मैं तो अपना चली गई, निकल गई। हाँ अच्छा, नहीं तो वो ऊपर थे, मैं नीचे थी, और वो तो घर के अंदर थे ना, तो अभी मैं इतना पापा को बुला के आती, वो भी अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े हो के अब लड़ने के लिए अपने पापा को बुला के, इतने में वो लड़की बोल के चली गई, मैं उसको बोल के चली गई। तो मतलब ये है कि 24 घंटे आप खड़े भी नहीं हो सकते हो। और हाँ जी, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रेबीज वायरस। तो मैं ये बता रही थी कि दिल्ली में कुत्तों से कितना ज़्यादा प्यार है। तो वो बात ये नहीं है कि देखो वो भी जिसको प्यार होता है वो होता ही है, ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। सो प्यार बहुत खराब चीज है। अरे देखिए, नहीं देखो ऐसा नहीं होता है। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब कॉलेज में लाइफ में था, तो मेरे से मतलब हफ्ते में 5 लड़के लड़की मेरे से आते थे राय लेने के लिए, मैं कैसे सुसाइड करूं। मैं बोलता हूं अरे इतना यूट्यूब पर है, अगर सुसाइड ही करना तो कर लो। अरे 10 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, उसके बाद रियल लाइफ है। नहीं देखिए, वो तो एक्सट्रीम लेवल का बात हो गया, उसमें तो जाना ही क्या है। बट बात ये है कि जैसे मनुष्य होता है वैसे कुत्ते बिल्ली बंदर भी होते हैं, वो हम चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। बट यहाँ दिल्ली में जो आपको देखने को मिलेगा आसपास, वो आपको अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा, वो तो अलग ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, वो अलग ही दुनिया है। यहाँ आदमी को नहीं देगा कोई खाना, पर कुत्तों के लिए अलग तरीके का लेकर आएंगे। हाँ जी, बिल्ली के लिए अलग, बंदर के लिए अलग। मतलब ये है कि आपको अगर सद्भावना रखनी है तो आपकी सेम होनी चाहिए सद्भावना, हर मनुष्य के लिए भी, और हर जो है जो एनिमल होता है उनके लिए भी सेम ही, सिमिलर ही होना चाहिए। सो ये क्या है, ये एक आरएनए वायरस है। आपको पता ही भी होगा कि 2 तरीके के वायरस होते हैं, एक डीएनए वायरस होता है, एक आरएनए वायरस होता है। अब डीएनए का क्या बोला जाता है? डीएनए का बोला जाता है कि अब डीएनए के केस में क्या बोला जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है। सो आपका जो डीएनए होता है वो होता है आपका डबल स्ट्रैंड, किसमें ये डबल देखने को मिलते हैं। ये आपका क्या हो गया, डीएनए, ये क्या हो गया आपका आरएनए।
इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और इसमें होते हैं क्या, नाइट्रोजन बेस। अब जो नाइट्रोजन बेस होता है उनको हम शो करते हैं किससे, NB के नेम से। टोटल हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें कि हमारे जीन होते हैं, उस जेनेटिक मटेरियल में टोटल हमारे 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। हो गया आपका कि ये नहीं हुआ है? नहीं, 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एडेनिन, ATGCU, ठीक है। सो टोटल हमारे 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, ATGCU, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। नेम याद करने की जरूरत है नहीं। अब इन 5 नाइट्रोजन बेस में से डीएनए में भी होते हैं 4, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनाना होता है। तो अब एक दूसरे से बॉन्ड बनाएगा, तीसरा चौथी से बनाएगा, तो पांचवा क्या करेगा, दैट्स वाई 5 नहीं होते हैं डीएनए में होते हैं 4। सो अब नहीं, डीएनए में यू नहीं होता है, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सपोज करो मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, डीएनए, अब आप याद करने का तरीका जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डीएनए किसका, मेरा मीन्स हर एक पर्सन का अपना यूनिक डीएनए होता है, तो डीएनए तुम्हारा नहीं होगा। सो तुम्हारा नहीं होगा मीन्स योर मीन्स यू एलिमिनेट होता है। तो आप याद रखेंगे क्या, डीएनए में होता है AT, G और C। AT के साथ बनाता है डबल बॉन्ड, G C के साथ बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। सो अब अगर यहाँ A होगा तो इधर T ही मिलेगा, A हमेशा T के साथ ही बनाएगा, G हमेशा C के साथ बनाएगा। तो इस तरीके से ये रहेगा। अब आरएनए में देयर मस्ट मतलब एक डिफरेंस होगा डीएनए और आरएनए के बीच में। वो डिफरेंस क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें यू नहीं था, जो आरएनए होता है उसमें टी नहीं होगा। अब आप याद कैसे रखोगे, आर के पास इन सब में से ज्यादा कौन लगता है, एज एक अल्फाबेट की तरह आर के पास इन सब में से ज्यादा कौन लगता है, आर के आसपास कौन सा अल्फाबेट आता है इनमें से, टी आता है, ठीक है, टी। सो जो पास होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है, जो दूर होता है उनकी वैल्यू होता है, तो इसीलिए आर टी को नहीं आने देगा अपने घर पे, ठीक है। सो इसीलिए ए के साथ बॉन्ड बनाएगा कौन, यू, और जी तो अपना सी, जी का तो पक्का बॉन्ड है, वो तो सी के साथ ही रहेगा और नहीं छोड़ेगा सी को, ठीक है। सो ये इस तरीके से बना के हम रखेंगे। तो ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। अब क्या होता है कि हर जो डीएनए होता है, डीएनए का मतलब है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब है जीन। और ये जो जीन होते हैं इसमें आपकी आनुवांशिक जो है वो गुण जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। सो इसके अंदर आपके आनुवांशिक गुण की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब वो तो आपने कर ही लिया होगा, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम को आप खोलोगे तो वहां आपको जो है ये डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो हाँ, कोशिका मीन्स सेल के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाँ जी, पावर हाउस को बोलते हैं, ठीक है। सो पावर हाउस उसको बोलते हैं, तो वो ये काम करता है। अब जो आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस वो मुश्किल माना जाता है उसको चेक करना, और थोड़ा मुश्किल माना जाता है उसको कंट्रोल करना। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड, ये जो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रही है ये है सिंगल। अब इसको कोई और भी स्ट्रैंड मिल जाएगी तो ये उसके साथ जो है जुड़ना स्टार्ट कर देगी। अब अगर डीएनए वायरस होगा तो डीएनए वायरस बार बार चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हमें इनको अलग करना है तो पहले हमें इनका बॉन्ड जो है वो तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड इनका तोड़ेंगे वो कैसे करेंगे, ये जो हमने पकड़ा है इसको हम मान लीजिए, अब आप देखिए आपके पास स्पाइरल बाइंडिंग वाला, मान लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग वाला आपके पास जो है आपको स्पाइरल दिखाई दे रहा है, वो स्पाइरल इस तरीके से गोल गोल बना हुआ है। अब अगर जिस डायरेक्शन में वो है, जिस दिशा में वो है उससे उल्टी दिशा में मैं उसको खोलना शुरू कर दूं तो क्या वो पत्ती सीधी डंडी की तरह नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। सो जब वो ऐसे सीधी डंडी की तरह आ जाएगा तो इसका मतलब है तब ये इस तरीके से, तब ये इस तरीके से आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं,
तो अब मैं इनको अलग अलग लेकर रख सकती हूँ और अलग अलग लेकर मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या ये वायरस वही वायरस है कि नहीं। कोविड-19 में SARS-CoV-2 ये क्या था, ये एक आरएनए वायरस था। इस आरएनए वायरस को पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि ये वायरस जो है एक सिंगल स्ट्रैंड था और इससे आप पता नहीं लगा सकते कि ये वायरस है। तो आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको इस आरएनए को, जो आपके पास आरएनए है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा था किसमें, डीएनए में। और फिर आप चेक कर रहे थे कि आपके पास कौन सा डीएनए है और उस डीएनए से आप पता लगा रहे थे कि ये वायरस जो है कि नहीं है। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो चलती किस तरीके से है, अब देख लीजिए। आप इसको आप नोट डाउन करिएगा। डीएनए से ही आप डीएनए बना सकते हो। क्या आप डीएनए से डीएनए बना सकते हो? ठीक है, नहीं, मैं बात कर रही हूँ आपके पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, क्या आप उससे कंप्लीट डीएनए बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। क्यों? क्योंकि सपोज करो ये डीएनए यहीं खत्म हो गया, मैं इसको आगे यहाँ बढ़ाना चाहती हूँ। जब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं दूसरा बना सकती हूँ ना। कैसे बना सकती हूँ कि सपोज करो ये डीएनए है, यहाँ पे लिखा है ATGCCG, तो दूसरी साइड मेरे को क्या लाना है, T वाला, ACGGC, ठीक है, ये वाला लाना है। मैं ये ले आऊंगी तो ये बन जाएगा। ठीक है, सो डीएनए से डीएनए बनाना बोला जाता है क्या, ये बोला जाता है रेप्लिकेशन। ये क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट, क्या आप डीएनए से आरएनए बना सकते हो? नहीं बना सकते। आप डीएनए से आरएनए बना सकते हो और इसको, हाँ जी, और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या होते हैं? ओके, नाइट्रोजन बेस। हाँ जी, हाँ, वो मैं बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। और आरएनए से क्या आप डीएनए बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। उसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड क्या आप आरएनए से प्रोटीन बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। हाँ जी, आरएनए का कौन सा पार्ट बनाता है? अच्छा, आरएनए के कितने टाइप होते हैं? चलिए, अच्छा ऑप्शन देती हूँ, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। हाँ जी राजन, आपका क्या कहना है? ठीक है, सो आपको जो मैं ऑप्शन दिया है मैंने, वन इज द एमआरएनए। हाँ जी, आप सब आंसर क्यों नहीं कर रहे हो ऑनलाइन में आज? हाँ जी, फर्स्ट को लॉक करें। हाँ जी, आपका क्या कहना है? ओके, राजन आपका क्या कहना है? नहीं कर सकते हो। ओके, हाँ जी, ऑनलाइन में, अच्छा आंसर चेंज करना। अच्छा, शुभम महाजन अलग है, शुभम जीएस हिंदी अलग है। ओके ओके, तो एक ने बोला है एम, दूसरे ने बोला है आर। हाँ जी, बाकी रेनू किधर है आज? बाकी आंसर करिए। हाँ जी, देवर्षि क्या होगा आंसर? देखिए, ये पूरा प्रोसीजर होता है, इन तीनों का रोल रहता है प्रोटीन बनाने में, बट एक्चुअली में प्रोटीन बनाता है आरआरएनए, जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए। मुझे बता दीजिए, आरएनए आपको मिलता कहाँ है? डीएनए में थोड़ी, कोशिका में कहाँ मिलता है?
हाँ जी, ओके कोई बात नहीं। जब हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका में यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है जो, वहां पे आपको आरएनए मिलता है, ठीक है, वहां पे आपको आरएनए मिलता है। अब आप समझ लीजिए कि डीएनए से हम आरएनए कैसे बनाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। डीएनए को जब भी डीएनए बनाना होता है या रेप्लिकेशन करना होता है तो वो खुद कभी भी नहीं बना पाता। आई नो ये बड़ा टेक्निकल सा मैं अभी आपको बता रही हूँ। आरएनए प्राइमेस होता है, ठीक है, आरएनए प्राइमेस। आरएनए प्राइमेस की हेल्प से आरएनए प्राइमेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम डीएनए बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है, मान लीजिए इसमें एक कोड लिखा हुआ है, ये आपका एक कोड लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी हेल्प से, ये क्या है, डीएनए है, अब इसकी हेल्प से आपको बनाना है क्या, सपोज करो हम फर्स्ट प्रोसीजर है हमारे पास, हमें रेप्लिकेशन करना है। तो डीएनए को कुछ भी करना नहीं आता, डीएनए के लिए ये कौन करके देता है, ये करके देता है आरएनए, आरएनए प्राइमेस, याद रखेंगे आप, आरएनए प्राइमेस। तो आरएनए प्राइमेस क्या करता है, आरएनए प्राइमेस बनाना स्टार्ट कर देता है। आरएनए प्राइमेस ने बनाना स्टार्ट किया, उसने सामने क्या देखा, ए। आरएनए में ए के बदले में क्या होता है, आरएनए में ए के बदले होता है यू, आरएनए में। ये पिंक में जो आपको दिख रहा है ये आरएनए। डीएनए को डीएनए बनाना नहीं आता, सिर्फ आरएनए ही है जिसको कुछ भी बनाना आता है। अब चाहिए मुझे क्या, डीएनए, तो आरएनए आता है डीएनए को सिखाने कि डीएनए कैसे बनाना है उसने, और वो भी कौन होता है, आरएनए प्राइमेस। वो जो है बनाना स्टार्ट कर देता है। उसने देखा क्या, उसने देखा टी। जब उसने टी देखा तो टी के लिए उसने सोचा जी को कि क्या तुम बॉन्ड बनाओगे, जी ने बोला मैं नहीं बनाऊंगा, सी ने बोला मैं भी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और उसके पास टी था नहीं, उसने यू से पूछा, यू ने बोला मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे तो ए ही चाहिए। देन आया ए, तो ए को बोला कि क्या आप बना सकते हो, तो ए ने बोला कि हाँ मैं आ जाऊंगा, तो ए आ जाता है, ठीक है। देन जी के लिए तो सी बन गया। अब इतना ही बनाना स्टार्ट कर देता है, तभी क्या होता है, तभी आ जाता है कौन, डीएनए। डीएनए ने बोला अच्छा मैं आपके साथ साथ चल रहा था, मैंने सीख लिया है कि कैसे बनाते हैं, तो फिर आगे डीएनए ही बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये जो प्रोसीजर होती है ये थोड़ी टेक्निकल होती है, मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया है। इसमें भी ये स्ट्रैंड कौन बना रहा है, ये स्ट्रैंड बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज। ये नाम आप याद रखिएगा। अब यूपीएससी थोड़ा टेक्निकल होता जा रहा है, वो एक लेयर नीचे जाके भी पूछने लग गया है ये सब चीजें। नहीं टू द पॉइंट से नहीं भटके हो आप, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बताती हूँ। अब हमें जानना था क्या कि आरएनए वायरस जो है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेबीज वायरस है वो किसी पर्सन को हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे बता दीजिए, क्या आपने आरटीपीसीआर टेस्ट का नाम सुना था? हाँ जी, वीर अभी आप मुझे बताएंगे आरटीपीसीआर क्या है। अगर आप बता पाते हैं तो एकदम मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, बट बाकी सबको भी आना चाहिए। आरटीपीसीआर का मतलब है, अभी जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। क्या मैं इसको लिख दूं? ठीक है, ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज
चेन रिएक्शन। नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। अब इसकी हेल्प से हम पता लगाते हैं क्या कि वायरस है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये लिख लिया आपने, जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिएगा, ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये एक आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए वायरस होगा, ये वायरस कैसा है, ये है आरएनए। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन को हुआ है या नहीं हुआ है, अब मुझे ये बताइए, मैं कैसे चेक करूंगी। मान लीजिए ये ह्यूमन है, इस ह्यूमन को मान लीजिए कि डिजीज हो गई है, मान लीजिए कि इसे रोग हो गया है। अब मैं कैसे चेक करूंगी कि इसे रेबीज वायरस हुआ है कि नहीं हुआ है। इस मनुष्य का मैंने क्या लिया है, लार। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया, सलाइवा। अब सलाइवा के थ्रू क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ, उससे मैं क्या, उससे मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके सलाइवा में क्या मुझे वायरस का डीएनए मिला है, मैं ये देखूंगी कि क्या मुझे मिला है या नहीं मिला है। अब डीएनए से आरएनए का कंपैरिजन करके नहीं पता लगाया जा सकता कि वायरस है कि नहीं है, इसीलिए मुझे क्या करना होगा, इसीलिए मुझे इस आरएनए को जो कि वायरस का है, इसे डीएनए में बदलना होगा। ये मैं किसकी हेल्प से बदल सकती हूँ, आरएनए को डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। ठीक है, सो अब मैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से कैसे बदलूंगी। आरएनए में मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंड में क्या था, AUGC। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने दूसरा स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। A के जगह पे मैं ले आई हूं U, T की जगह पे ले आई हूं U की जगह पे A, G, C और यहाँ पर G। इससे ये डबल बन गया। जो ये डबल स्ट्रैंड बना उससे डीएनए को मैंने कंपैरिजन कर दिया। अगर ये मिला तो यस, अगर ये नहीं मिला तो नो। अगर मिला तो उस पर्सन को वायरस हुआ है, अगर नहीं मिला तो उसको वायरस नहीं हुआ। अब मुझे बता दीजिए ऑनलाइन में एंड ऑफलाइन में कि आपको समझ में आ गया है कि नहीं, कि ये पूरी प्रोसीजर चलती कैसे है। अब इसी की हेल्प से आपको ये पता लगा लेना है कि कौन सा वायरस किसकी और किस तरीके से हेल्प में कैसे कैसे आगे बढ़ता है। बायोटेक आपका साइंस में हो गया है कि नहीं? बेसिक नहीं हुआ है। ठीक है, अब साइंस का करंट अफेयर स्टार्ट होगा, उसमें थोड़ी बेसिक चीजें चाहिए होंगी, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिक से पूछे जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल, टी सेल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सब चीजें पूछी जा रही है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। नहीं 15 से 16 नहीं आते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो इस साल 2022 में 13 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले पिछले 13, उससे पहले पिछले 3 सालों से 11 क्वेश्चन आ रहे थे, और उससे भी पहले 6 क्वेश्चन आए थे, 11 या 12 क्वेश्चन। और बेसिक का अगर नॉर्मली मैं आपको बोलूं तो सारे करंट अफेयर बेस्ड थे, पर बेसिक से रिलेट करके पूछे गए थे कि अगर बेसिक पढ़ा हुआ होगा तभी वो करंट से रिलेट करके आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा कुछ था। हाँ जी, एक बार और समझा देती हूँ। सो हम कर रहे थे क्या कि आरएनए वायरस ज्यादा गंभीर होता है कि डीएनए वायरस ज्यादा गंभीर होता है। तो आपको समझ में ये आया है कि आरएनए वायरस ज्यादा गंभीर होता है। क्यों इतना गंभीर होता है? क्योंकि उसको चेक करने की प्रोसीजर बड़ी ही लंबी है और इसमें सही गलत का नहीं पता चल पाता, इस वजह से ये गंभीर माना जाता है।
मान लीजिए किसी मनुष्य को ये बीमारी हो गई है, तो उसे हमें चेक करना है, तो हम एक नमूना लेंगे। नमूना हमने लिया है मान लीजिए लार में हमें मिला है क्या, डीएनए। किसका, कि इस पर्सन को हुआ है वायरस की नहीं हुआ है, तो वो डीएनए मेरे हाथ में आ गया है। अब अगर ये डीएनए मैच कर जाता है रेबीज वायरस से, तो मैं मानूंगी कि इस मनुष्य को रेबीज वायरस हुआ है। अगर मैच नहीं करता तो मैं मानूंगी कि वायरस जो है नहीं हुआ है। अब जो रेबीज का वायरस है अपने आप में वो तो आरएनए है, उसको मुझे डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करते हुए मुझसे कोई गलती भी हो सकती है। अगर मुझसे गलती हो जाती है कन्वर्ट करते हुए, तो इस वजह से ये गंभीर इसको माना जाता है कि आप इसको सही तरीके से नहीं कर सकते। तो आरएनए का मेरे पास एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड में मेरे पास यहाँ कोड लिखा हुआ है, उस कोड का मैं यहाँ मैचिंग स्ट्रैंड दूसरा बना सकती हूँ कॉपी कर करके, और कॉपी करके जब दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा तो मैं इनको जो है ये जोड़ लेती हूँ। अब आप मानोगे, अब आप पूछोगे कि जुड़ते किससे हैं, तो एक वर्ड होता है लाइगेज। लाइगेज क्या होता है, ये एक ग्लू की तरह होता है जिससे कि ये जुड़ जाते हैं, जिससे कि ये जुड़ जाते हैं। ऐसे ही चलिए अब हम यहाँ कर ही रहे हैं तो मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ जो कि आपके आगे के करंट अफेयर में भी काम आएगा। मान लीजिए कि हमने अभी मैंने ये बात करी थी कि ये जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना हुआ है इनका। अगर मुझे इनको अलग करना है, अगर मुझे इनको अलग करना है, इनके बॉन्ड को हटाना है, तो वो मैं किससे हटा सकती हूँ, उसके लिए एक वर्ड होता है क्या, हेलिकेज। हेलिकेज अलग करने के लिए, लाइगेज जोड़ने के लिए, ठीक है। सो ये आप वर्ड याद रखिएगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी बिल्कुल, ओके। बायोटेक स्टार्ट हो गया है आपका, तो फिर बायोटेक में क्या हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलिटी टेक्निक्स ये हुई है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं जहाँ जहाँ करंट अफेयर में आता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। सो आप देख लीजिए, बायोटेक का ज़्यादा होता जा रहा है, दिक्कत ये हो रखी है। चलिए कोई बात नहीं, करंट अफेयर में जितना जहाँ आएगा मैं पहले पीछे का करवाऊंगी फिर आगे करवाऊंगी। बस आप थोड़ा ये रखिएगा कि जो करंट अफेयर का बेसिक, जो मतलब बेसिक मैं करवाऊंगी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ रहेगा, वो तो आप इतना तो आप कोप अप कर ही लोगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक आरएनए वायरस है जो कि एक पागल जानवर, जो मतलब बेसिक क्या होता है, यहाँ पर पागल वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा रेबिड, रेबिड एनिमल, ठीक है। इसको आप कट कर देंगे। रेबिड का मतलब क्या होता है, रेबिड का मतलब वो होता है जिनके अंदर रेबीज वायरस पाया जाता है। तो रेबिड एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर रेबीज वायरस पाया जाता है। ये जो रेबीज वायरस है, अब सवाल ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से रेबिड एनिमल हैं, तो कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, बंदर होता है, इनको हम रेबिड एनिमल बोलते हैं। इनकी लार में ये मौजूद होता है। अब रेबीज जो है 100% घातक है, लेकिन इसको अगर 100% टीकाकरण कर लिया जाए तो उससे रोका भी जा सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि रेबीज अगर किसी को हो जाता है तो उनको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है। हाइड्रोफोबिया मतलब कि पानी से डर, कि अगर आप उनके सामने पानी लेके आओगे ना, उनको जो है दौरे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो अब मान लीजिए किसी इंसान को पानी से ही दौरे आना स्टार्ट हो जाए तो वो तो मर ही जाएगा ना, क्योंकि पानी कितना ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। पूरा टाइम तो नहीं आप बिना पानी के रह सकते, तो वो भी एक जो है कारण माना जाता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में रेबीज जो है फैलाने वाले जानवर जैसे कि चमगादड़, लोमड़ी, रेकून और स्कंक्स जो है वो भी जो है पाया जाता है। हाँ जी, स्कंक्स जो है वो भी पाया जाता है, ठीक है। सो अन्य इसके जो अगर मेजबान की बात करें तो अधिकांश जो स्तनधारी वायरस है वो भी इसका वो भी इसको मतलब फैला सकते हैं। वापस से आप यहाँ कट कर दोगे, पागल नहीं है, तो वो है रेबिड
जो जानवर होते हैं उनके वजह से ये फैलता है, और उनके लार या वायरस घाव में भी ये जो है जमा हो सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है कि ये कितने समय में ये बढ़ सकता है, तो वो 4 से लेकर 2 वर्ष और समटाइम इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 4 से लेकर 2 वर्ष के अंदर अंदर जो है ये फैलता है। हाँ जी, ये समझ आ गया आपको? ठीक है। सो अब आपके ये 11 पार्ट बीमारियां हो चुकी हैं। उसके बाद हमें शुरू करना है प्रशिक्षण एंड टीका। इसमें आप देखोगे इसमें टेस्ट आएंगे हमारे, और अलग अलग तरीके की वैक्सीन मतलब टीके आएंगे। डीएनए वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सर्वावैक वैक्सीन एंड IANS इनकोवैक वैक्सीन, और जो है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी, इनको हम अभी करेंगे। पहले आप इससे पहले वाला अच्छे से बैठ के रख लीजिए। 5 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ। स्क्रीन पे मैं इसको चलाती जाऊंगी, आप जल्दी से इसको पढ़ेंगे, सुनाएंगे, एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाइक अगर किसी मनुष्य को है ना, तो उससे आगे उसके बच्चे को नहीं फैलेगी। और हर जूनोटिक है, ये जूनोटिक, जेनेटिक नहीं। ऐसी बीमारियां जो कि किसी एनिमल से मनुष्य में फैलती हैं उनको बोलते हैं जूनोटिक।
कि वो वायरस किस होस्ट कौन कर रहा है, मतलब वो वायरस को आगे कौन, मतलब कौन लेके जा रहा है। हाँ हाँ जी, हो गया। सुनना है पहले मुझे। हाँ जी राजन, हो गया। आज राजन नींद में लग रहे हैं, नींद में लग रहे हो आज। कि पेपर नहीं होगा वो तो ये तो कंफर्म क्यों नहीं, वो तो जाएगा ये तो फिर डिप्रेशन किस चीज का है? या तो कटअप पार होंगे या तो सिंगल डिजिट में रहेगा, तो मैं उम्मीद है। नहीं नहीं, अगर का जो कटअप होगा ना, अगर 90 भी होगा ना, तो या तो कटअप पार रहेगा तो क्लियर है, सी सेट में प्रॉब्लम नहीं, या जो जीएस होगा ना, या तो 5 10 लाख 15 नंबर, इससे ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर डिप्रेशन किस चीज का है? डिप्रेशन ये बात है कितना मेहनत करने के बाद अगर नहीं निकला तो खुद ही तो बोल रहे हो कि कंफर्म है निकल जाएगा। ये तो है, लेकिन थोड़ा कटअप से पीछे रह गया तो क्या हो जाएगा? इतना समय वेस्ट नहीं, कैसे जाएगा वेस्ट? इतना मेहनत करो तो क्या मतलब कर रहा। आप कौन हो ये डिटरमाइन करने वाले कि आप मेहनत कर रहे हो? मेहनत हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हर कोई हर एग्जाम में पढ़ रहा होता है, आप अलग थोड़ी हो कि जो पढ़ रहे हो। डिप्रेशन है किस चीज का? नहीं निकलेगा तो क्या, बताओ। अगर आंसर कर सकते हो तो डिप्रेशन लो, अदरवाइज अगर आपका प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा है ना, इस पॉइंट पे आप डिप्रेशन लेके उसको खराब कर लोगे, समझ रहे हो? तो अब अगर आप अपना, उससे क्या होगा ना, आपकी रिटेंशन पावर, याद रखने की क्षमता, वो कम कम होती चली जाएगी। नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? दो ही चीज होगी, या तो पास होंगे या तो नहीं होंगे। नहीं पास होंगे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए करोगे, एंड तो नहीं लगेगा ना लाइफ में। तो बात गांव वाले की बात क्यों है? जो शहर वाला है, जो इस दिल्ली का ही है, वो भी तो अपना उतना ही टाइम दे रहा है जितना आप दे रहे हो। आप अलग थोड़ी हो, मुझे ये बताओ। वो भी बच्चे जो अपने ही घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो भी उतना ही समय दे रहा है जितने आप दे रहे हो। तो इसीलिए डिप्रेशन मत लो, डिप्रेशन लेके, हाँ मैं वही बोल रही हूँ, सबका पढ़ने का। तो और किसी, तो कोई कितना घंटा दे रहा है, आप उससे भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। अगर आपका होगा आपकी वजह से होगा, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगला साल भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो डिप्रेशन लेके अपनी लाइफ को एंजॉय करना खत्म मत करो, ठीक है? इस प्रिपरेशन को भी एंजॉय करो, होगा होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी, ये बोलो और करते चलो। ओके, उस्मायन अवधि जो आप पूछ रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वो समय जिस समय में ये वायरस पनपता है। वो समय जिसमें ये वायरस पनपता है उसको हम बोलते हैं। हाँ जी, डिप्रेशन हो रहा है ना, होने दो, उसको साइड में करके पढ़ो।
खुश रहो, दूसरों को दिखाओ कि हाँ मैं तो खुश हूँ, दूसरों को दिखाओ कि उसको देख के आपको डर लग जाए, या फिर उनको ये लगे अरे ये हर टाइम इनको क्यों नहीं कोई दुख होता, ये क्यों हर टाइम जो है खुश रहते हैं। हाँ माना 365 दिन ऐसे नहीं रह सकते हो, पर दूसरों को ऐसे मत दिखाओ कि मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट रहा है, मेरे तो नींद आ रही है, मुझे तो ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, देखिए मैं मतलब अगर मैं बोलूँ मुझे दुनिया में सबसे प्यारी नींद ही है। ठीक है, नहीं नहीं मैं जल्दी सो जाती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सुनूं? नहीं पहले करवाऊंगी, लास्ट में सुनूंगी क्योंकि इनमें बड़ा टाइम जाने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। ओके, सो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं टेस्ट और वैक्सीन की परीक्षण और टीके क्या होगा। सबसे पहला आता है क्या, बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, बोन का मतलब क्या होता है? हड्डी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब नॉर्मली हम बात करें, आप मेरे को बताइए कि आपने देखा होगा एक है कार्बन डेटिंग, दूसरा है ट्री रिंग मेथड। आपने एंशिएंट इंडिया में या मिडीवल में पढ़े होंगे कि जब भी आपको किसी शिला की या किसी पेड़ की आपको उनकी एज बतानी होती थी या ये बताना होता था वो कितने वर्ष पूर्व का है, तो आप इसके हिसाब से बताते थे। ट्री रिंग वाले में हम क्या करते हैं कि एक जो ट्री होता है उसके अंदर हम गिनते हैं कि कितने रिंग हैं, जितने ज्यादा रिंग होंगे वो उतना ही पुराना होगा। ठीक है, सो ये मेथड होता है किसके लिए? ये मेथड होता है या तो कोई हुआ स्टोन पत्थर या तो हुआ कोई ट्री, सो उसके हिसाब से आप जो है बता देते हो इन दोनों के हिसाब से कि जो ट्री या स्टोन है या स्ट्रक्चर है उसकी एज कितनी पुरानी है। ऐसे ही मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग की एज जानने के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बोन ओसिफिकेशन टेस्ट। ये किसके लिए है? मनुष्य की एज जानने के लिए है। अब आपने देखा होगा कि कितने ही आप में से भी कईयों ने किया हुआ होगा ये कि आपके जो बर्थ जो स्कूल का कार्ड है उसमें आपकी बर्थ डेट जो है वो जितने आप बड़े हो उससे छोटी लिखवाई हुई है। बहुत सब करवा के रखते हैं। ठीक है, बहुत सब करवा के रखते हैं कि उनका जो बर्थ ईयर होता है मान लीजिए वो है 97 का और उन्होंने अपने पेपर में स्कूल में जाके लिखवाई हुई है 1999। इससे क्या हो जाता है? हाँ, सो फायदा हो जाता है। एक टाइम अब तो रियल वाला करवाने लगे हैं क्योंकि आधार कार्ड से कनेक्टेड हो गया है, पहले ये सब किया जाता था। हाँ जी, सो पहले ये सब करवाया जाता था। तो उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि आप सपोज करो किसी ने कोई क्राइम कर दिया है और वो 18 साल से कम की उम्र का है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? जुवेनाइल मान लेते हैं। ठीक है, उसको जुवेनाइल मान लेते हैं और जुवेनाइल मानकर उसको जो सजा दी जाती है वो कम दी जाती है। 16 से 18 के ऊपर तो फिर भी थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेते हैं, परंतु उससे कम को बहुत ही कम सजा दी जाती है और 18 वर्ष की आयु होने पर उनको छोड़ भी दिया जाता है, सुधार गृह में भेज देते हैं ये सब। तो ये माना गया, गवर्नमेंट ने ये देखा कि काफ़ी सारे लोग क्या हैं कि वो जुवेनाइल नहीं होते हैं परंतु कागजों में एज ऐसी दिखाई गई है कि जुवेनाइल है और वो कानूनी प्रक्रिया से बच जाते हैं या निकल जाते हैं। तो उनके लिए ये टेस्ट लाया गया है बोन ओसिफिकेशन टेस्ट, जिससे उनकी हड्डियों का जांच की जाएगी और हड्डियों की जांच के आधार पर हम बताएंगे कि इस मनुष्य की सही आयु कितनी है, वो नहीं जो कागजों में है, वो जो हमें इस टेस्ट के थ्रू पता चली है। तो ये बोला गया है कि आपराधिक देनदारियों को ठीक करने के लिए, उम्र का निर्धारण करने के लिए इसके आधार पर हम कानूनी व्यक्तियों को उनकी उम्र के आधार पर अलग अलग व्यावहारिक तौर पर हम पता लगाएंगे कि ये है कि नहीं है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एज को, आयु को निर्धारित करने का बोन ओसिफिकेशन टेस्ट एक अकेला टेस्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप पाओगे कि किसी भी मनुष्य के ग्रोथ हार्मोन जो उनको ग्रोथ करवाते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी का आप पाओगे बिल्ट अप जो बॉडी का होता है वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो चौड़ा होता है, किसी का आप पाओगे कि उसका नैरो होता है। तो उसके आधार पर जो है आप बोन ओसिफिकेशन पे नहीं बता सकते हो कि किसी का एज कितना होगा। तो इसीलिए अभी आज के समय इसका यूज नहीं किया जा रहा है। वैसे आप एज इससे डिटरमाइन कर सकते हो, परंतु
आधिकारिक तौर पर अगर किसी अपराधी की एज आपको पता लगानी है तो खाली इसी टेस्ट के आधार पर आप नहीं पता लगा सकते, तो इस वजह से इसका अभी हम नहीं कर रहे हैं। और जो बोन का हम अगर टेस्ट भी करेंगे तो वो कैसे होगा, वो एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से होगा। सो ये क्या करते हैं, हड्डी के ढांचे को जो है ये बताते हैं। हाँ जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है डीएनए टीका। अब ये क्या है, ये एक प्रकार का टीका है जो प्रतिरक्षित प्रजातियों की कोशिकाओं पर एक विशिष्ट एंटीजन कोडिंग डीएनए अनुक्रम को संक्रमित करता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन वो कितने तरीके की होती है। नहीं, वैक्सीन होती है 4 तरीके की। उसके बाद मैं समझाऊंगी कि क्या ये और ये किस तरीके से होता है। हाँ जी, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वैक्सीन जो है वो कितने तरीके की हो सकती है। अच्छा, इंग्लिश में करवाऊंगी, आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन, तो अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड का नॉलेज हल्का सा मिल रहा है। वैक्सीन किसे कहते हैं? ओके, सो वैक्सीन का मतलब क्या है कि ये आपको ओरल फॉर्म में, ओरल मतलब कि आपकी नसों में पहुंचाई जा रही है या मुंह के थ्रू दी जा रही है। ये एक तरह की दवा होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। इसका जो हमारी बेसिक दवा होती है उससे इसका डिफरेंस होता है इस तौर पर कि इसमें जो बनाने की टेक्निक है वो अलग यूज़ होती है, कि ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है और ये लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक जो शरीर है उसमें इम्यूनिटी बना देती है, ठीक है। सो ये फ़ायदा होता है वैक्सीन का। अब ये जो वैक्सीन है इसको बनाने की जो विधि है वही इसका बोला जाता है कि वही इम्पोर्टेंट है और उसी के थ्रू जो है इसको हम दवाई से ज़्यादा कारगर समझते हैं। कि दवाई जो है वो तो धीरे धीरे मतलब क्या है कि दवाई 6 घंटे के बाद वापस लेनी पड़ेगी और दवाई थोड़ा लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। टीका आपने एक लिया है, आपका काम चल गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो वैक्सीन का टाइप आता है इसको हम बोलते हैं क्या, लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। हाँ जी, साथ साथ करते जाएंगे, समझ नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे। लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइव। लाइव का मतलब कि इस वैक्सीन, अब मैं क्या बता रही हूं अभी आपको, मैं बता रही हूं कि वैक्सीन को बनाने में रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है। रॉ मटेरियल का मतलब है कि उसको बनाने के लिए क्या सामान आप यूज कर रहे हो, क्या सामग्री यूज कर रहे हो। तो इस लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन को बनाने की जो हमारी सामग्री होती है वो होता है जिंदा वायरस। जिंदा वायरस। अब जिंदा वायरस को हम वैक्सीन में, इंजेक्शन में डाल के आपकी बॉडी में डालेंगे तो उससे तो ये वायरस आपको बीमारी कर देगा, है ना। आपको कहीं और से वायरस मिलता, वो छोड़ो, हम आपको आपकी बॉडी में ही वायरस डाल के दे रहे हैं तो बीमार कर देगा। अब वो ना हो इसीलिए हम इस जिंदा वायरस की जो प्रभावशीलता है उसको कम कर देते हैं। तो कम प्रभावशीलता करके हम जिंदा वायरस को आपकी बॉडी में डाल देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमने जिंदा वायरस को आपकी बॉडी में डाला, उससे क्या असर होगा। अब आप यहाँ देखिएगा, हाँ जी, ये इससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी बन जाती है। ये है वायरस, नॉर्मल वायरस, पहले जैसे नॉर्मल वायरस होते थे। और हमारी बॉडी में ये होती है एंटीबॉडी, ये होती है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, जब भी वायरस बॉडी में आता है तो ये एंटीबॉडी आकर इसको चिपक जाती है।
ठीक है, इसको आकर चिपक जाती है एंड इसको यहीं रोक लेती है। फिर आता है क्या, किलर टी सेल, और किलर टी सेल इसको आके मार देता है, ये हो जाता है खत्म। ठीक है, ये क्या था, नॉर्मल वायरस। अब आ गया कौन बॉडी में, SARS-CoV-2। ठीक है, सो वो वायरस आ गया। अब ये जो SARS-CoV-2 आया, उसको लड़ने के लिए कौन आ गई, उसको लड़ने के लिए आई वापस से एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आई, आके यहाँ पे इसको चिपकने लगी, ये तो चिपकी ही नहीं, ये गिर गई नीचे, तो ये चिपक ही नहीं पा रही है, ये इसमें फंस ही नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि ऊपर से राउंड है, कैसे फंसे। तो इसका मतलब हमारी एंटीबॉडीज इसके लिए काम नहीं कर रही है, और हमारी एंटीबॉडीज को हमें काम करना सिखाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, जिसमें हमने जिंदा वायरस को कम प्रभावशीलता करके बॉडी में डाला है। हमने इसकी वैल्यू को कम करके बॉडी में डाला। अब हमारी एंटीबॉडीज आई और हमारी एंटीबॉडीज ने देखा हम तो इसमें फंस ही नहीं पा रहे हैं। हमारी एंटीबॉडीज के पास अब समय है। समय क्यों है, क्योंकि इसकी प्रभावशीलता है कम, बहुत कम कर दी जाती है शेप के लिए। अब हमारी एंटीबॉडीज ने देखा इससे तो नहीं चल रहा काम, तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं क्या, रिसेप्टर, कि ऐसी शेप से काम नहीं चलेगा, हमारे पास ऐसी शेप होनी चाहिए। तो अब क्या करते हैं, ये इसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं, ये शेप हमारे पास आ जाती है, और ये आके इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इस तरीके से इसको पकड़ लेते हैं ये रिसेप्टर से। ऐसे पकड़ना हमारी एंटीबॉडीज ने सीख लिया है। अब हमारी बॉडी में इस शेप की एंटीबॉडी भी बन रही है और इस शेप की एंटीबॉडी भी बन रही है। सपोज करो अब फ्यूचर में हमारे शरीर में अधिक प्रभावशीलता वाला जिंदा वायरस आया है, तो हमारे पास ये बने बैठे हैं और ये उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे और ये वायरस हो जाएगा खत्म। तो ऐसे करके हम करते हैं। अब सीधी सी बात है, हमने जिंदा वायरस भेजा है, प्रभावशीलता चाहे कम हो चाहे अधिक हो, साइड इफेक्ट बॉडी में होंगे ही होंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट बॉडी में होंगे ही होंगे। इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, लाइक समझ नहीं आ रहा मुझे, अभी हमने डीएनए तो यूज किया ही नहीं है। आप अभी डीएनए वायरस वैक्सीन को भूल जाओ, अभी मैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन करवा रही हूँ। अभी तक हमारे पास कोई भी डीएनए वैक्सीन नहीं है जो वर्किंग हो। अभी एक को परमिशन दी गई है ट्रायल बेसिस पर, अभी कोई डीएनए वैक्सीन नहीं है जो काम कर रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ये वायरस के एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ओरल पोलियो, ओरल पोलियो, रूबेला वैक्सीन, हाँ जी दूसरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड मीसल्स। हो गया, एंड लिख दीजिए एटसेट्रा। हाँ जी, अब आ जाइए नेक्स्ट, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। हाँ जी, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये है कि यहाँ पर वायरस को हम किल करेंगे, मतलब यहाँ पर मरा हुआ वायरस एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है।
मरा हुआ वायरस एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ठीक है, अब समझिए मरा हुआ वायरस कैसे हेल्प करेगा। देखिए यहाँ हमने जिंदा वायरस को कम प्रभावशीलता के साथ डाला था, यहाँ हम मरे हुए वायरस को डाल दें। मरा हुआ वायरस हो या जिंदा वायरस हो, उसको बॉडी को करवाना क्या है, उसको बॉडी को ये सिखाना है कि आपको ऐसे वाले एंटीबॉडीज चाहिए, इस वाले एंटीबॉडीज से काम नहीं चल रहा है, तो ये उसने सिखाना है। तो अब चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि हमें उसको ये शेप सिखानी है कि ये शेप से कैसे बनता है। सो अब जो बेसिक थिंग बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि जो इनएक्टिवेटेड, जो मरा हुआ वायरस होता है, वो वैक्सीन इसके अलावा कम प्रभावशील होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने जिंदा वायरस कम प्रभावशीलता के साथ डाला है, तो बॉडी ये सोचती है कि हाँ आने वाला दुश्मन जो है वो ऐसा होगा, वो चलता फिरता भी होगा। मान लीजिए ये मरा हुआ वायरस आपने बॉडी में डाल दिया, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज पहले उसको मारेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, उसके ऊपर नाचेंगी गाएंगी, एंड फिर वो एंटीबॉडीज उसकी जैसी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेंगी। ऐसे में उन्हें लगेगा कि ये वायरस इतना प्रभावशील नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इन्हें लगता है कि इनका सामने वाला दुश्मन जो है वो इतना स्ट्रोंग नहीं है, तो इस वजह से वो सही से काम नहीं करते हैं। अब जब क्योंकि सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ इम्यूनिटी तो बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तो हमने सोच लिया है कि इस तरीके की शेप हमें चाहिए, पर कितनी चाहिए ये शेप? ये शेप क्या करती है? ये शेप जस्ट ये करती है कि ये वायरस को रोक के खड़ी हो जाती है। मान लीजिए इसने वायरस को रोक के खड़ी हो गई है, एक जगह पे खड़ी हो गई, आएगा तो टी सेल ना मारने के लिए, आएगा तो टी सेल मारने के लिए, ये तो पकड़ के खड़ी होगी, पर हमारा टी सेल इतना स्ट्रोंग ही नहीं है कि वो इसको मार पाए। इस वजह से यहाँ इम्यूनिटी तो क्रिएट होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इसमें बनती है, परंतु उतनी स्ट्रोंग नहीं बनती जितनी लाइव अटेन्युएटेड में बनती है। सो उतनी स्ट्रोंग नहीं बनती जितनी कि लाइव अटेन्युएटेड में बनती है। सो ये पॉइंट जो है रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड वन बोली जाती है, लिख दीजिए सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब मुझे ये बताइए पूरा का पूरा काम किसका है? टोटल काम है वायरस का नहीं, टोटल काम है उसके इस शेप का, उसकी इस शेप का, इसी का काम है ना। मतलब हमें सिखाना है एंटीबॉडीज को कि आपको एंटीबॉडी बनानी है, तो ये कंप्लीट काम किसको करना है? ये कंप्लीट काम करना है इनको। अब हम इतना क्या टेंशन लें कि हम इस पूरे वायरस को भेजें? हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम बॉडी में इस चीज को ही एंटर करवाएं, इस चीज को ही एंटर करवाएं, मींस कि इस वेक्टर को ही अगर आप बॉडी में एंटर करवा दो तो उससे भी तो एंटीबॉडीज बन सकती है कि नहीं बन सकती? तो शेप तो वही बनानी है ना। इस वजह से इस टाइप में हम ये वाला पार्ट एंटर करवाते हैं कि ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वेक्टर को, ये जो कि प्रोटीन है विच इज कॉल्ड एज द स्पाइक प्रोटीन, तो इसमें हम स्पाइक प्रोटीन को ही बॉडी में ऐड करवाते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनानी होती है, जो ये सब बनाना होता है, ये इसी की हेल्प से जो है वो पता चलता है। ठीक है, सो हम ये यहाँ पर ऐड करवाते हैं। नेक्स्ट लिख दीजिए टैक्सोइड वैक्सीन। इसमें जो वायरस
के अंदर टॉक्सिन होता है ना, जहर, जो कि मान लो जिसकी वजह से बीमारी होती है, उस जहर की क्षमता को कम करके वो जहर यूज करके वैक्सीन का रॉ मटेरियल लिया जाता है। तो मतलब वायरस होगा, वायरस के अंदर जहर होगा जो कि घातक होता है हमारे लिए, तो उस जहर में से जहर की क्षमता कम करके उसको वायरस दवाई की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या यूज करते हैं हम, डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन ऑफ वायरस, डिटॉक्सिकेटेड, इसीलिए इसको टैक्सोइड वैक्सीन बोलते हैं, टॉक्सिन ऑफ वायरस। मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर हम जो वायरस के अंदर जहर होता है उस जहर की क्षमता को कम करके उस जहर को वैक्सीन के रॉ मटेरियल के तौर पर लेते हैं। हो गया। सो ये 4 टाइप्स ऑफ वैक्सीन आपकी पाई जाती है। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो आपके जो रेबीज वैक्सीन है ना, उसका एग्जाम्पल है ये रेबीज वैक्सीन। हाँ जी, रेबीज वैक्सीन। इवन जो आपकी कोविशील्ड है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, कोविशील्ड, क्योंकि उसमें हमने स्पाइक प्रोटीन, तो हम क्या करते हैं, हमें पूरे के पूरे वायरस को भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वायरस को भेजेंगे तो क्या पता वो साइड इफेक्ट भी कर दे, ये कर दे, वो कर दे। तो हम जस्ट उसके स्पाइक प्रोटीन को निकालेंगे, स्पाइक प्रोटीन को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करेंगे, और यही स्पाइक प्रोटीन है जो कि बॉडी में जाकर ये शेप बनाना सिखाएगा, क्योंकि यही शेप बनाना सिखा रहा था। ठीक है, सो ये इतनी प्रभावशील भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वायरस कितनी तेजी से दौड़ता है, कैसे भागता है, हमें पता नहीं है। दूसरा, आपको स्पाइक प्रोटीन को पकड़ना ही नहीं सीखना है, उसे अधिक क्षमता तक पकड़कर भी रखना है। समझ रहे हो? इस वजह से ये इतना प्रभावशाली नहीं होती है, परंतु इसके साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं, क्योंकि होते तो हैं साइड इफेक्ट, ऐसी तो दुनिया में कोई दवाई बनी ही नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, परंतु इनके कंपैरिजन में सबसे कम होते हैं। वो बहुत कम यूज की जाती है टैक्सोइड वैक्सीन। क्यों? क्योंकि जहर को, जो जहर आपने यूज किया है वायरस का, उसको क्षमता कम करके आप उसको यूज कर रहे हो। अब वो टाइम के साथ ये हो सकता है कि वो जहर किसी के लिए बॉडी में सही लगे, क्या पता ना लगे, क्योंकि है तो जहर ही ना। इस वजह से आप इसमें लिख दीजिए सब यूनिट वाले में एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी, एंड इसके लिए होता है डिप्थीरिया। हाँ जी, हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया है कि वायरस वैक्सीन बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अब ये तो है मेन बेसिक थिंग जिनसे हम बनाते हैं। हाल फिलहाल में नई टाइप्स ऑफ जो वैक्सीन है वो न्यूज़ में चली आ रही है। वो वैक्सीन कौन कौन सी है? अभी आपने देखा है, एक है डीएनए वैक्सीन, दूसरा आएगा mRNA वैक्सीन। ठीक है, डीएनए वैक्सीन एंड mRNA वैक्सीन। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं वो बताती हूँ कि वो कैसे होता है। मुझे ये बता दीजिए कि आपका क्लास कितने बजे है, 12 की 12:30? मुझे 12 बजे छोड़ना पड़ेगा, 8 बजे से बैठे हुए हो। 12:10 पे छोड़ूंगी, ठीक है? हो जाएगा उससे। आज मेरा मेट्रो की वजह से मैं लेट हो गई थी ना, 15 मिनट। मेट्रो अटक अटक के चल रही थी, उस वजह से मैं लेट हो गई।
अब समझ लीजिए, पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ जो कि हेल्प करेगा। टाइप ऑफ आरएनए, ये जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको बाकी की चीजें समझने में हेल्प करेंगे। टाइप ऑफ आरएनए, जब आपका बेसिक होगा तब आप कॉम्प्लीमेंट कर देना इसके साथ, ठीक है। ये मत करना कि दिमाग कंफ्यूज हो गया है, समझ रहे हो, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट कर देना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि मेरे को करवाना पड़ेगा। नहीं, अभी पहले हम बेसिक आरएनए के टाइप देख रहे हैं। बेसिक आरएनए के क्या टाइप होते हैं, एमआरएनए कैसे काम करेगा वो देखेंगे, फिर आ जाएंगे किस पे, डीएनए वैक्सीन पे और आरएनए वैक्सीन पर, और बाकी की वैक्सीन में क्या क्या टेक्निक यूज हुई है, ठीक है। सो 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। दिस एम इज कॉल्ड एज द मैसेंजर, जो कि क्या करता है, मैसेज देता है। टीआरएनए ट्रांसफर, जो कि ट्रांसफर करता है। आरआरएनए राइबोसोम, जो कि प्रोटीन एक्चुअली में बनाता है, ठीक है। अब ये जो आरएनए की प्रोटीन बनाने की जो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, इसमें क्या किया जाता है कि प्रोटीन बनाना होता है। अब हम अपना खाना ले रहे होते हैं, हम बोलते हैं कि इस खाने में प्रोटीन है, एक्चुअली में उसमें प्रोटीन उस तरीके से नहीं होता। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, देन वहाँ पर बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, देन लीवर क्या करता है, जिसको जो चाहिए वो उसको बांट कर दे देता है। सो ये काम होता है उनका। सो जब वो, मान लीजिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड पाइप, ओसोफेगस उसको बोलते हैं, उसमें खाना जाता है, वहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होके खाना जो है, मान लीजिए ये मैं पाइप बना रही हूँ, इसमें ये मैं पाइप बना रही हूँ, इसमें जो है आपका खाना आ रहा है। प्रोटीन ऐसे नहीं बनता है, प्रोटीन बनता है किससे, अमीनो एसिड से। प्रोटीन बनता है किससे, अमीनो एसिड से। बोर्ड मतलब इन योर, आपके खाने में कुछ अमीनो एसिड होते हैं। सो उन अमीनो, मतलब विद द हेल्प ऑफ दोज अमीनो एसिड, आप उन अमीनो एसिड की हेल्प से आप क्या करते हो, आप उनकी हेल्प से प्रोटीन बनाते हो। सो अब बॉडी में सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी चीजें चलती होती है। सपोज अब आप देखोगे कि जो येलो कलर में आपको दिखाई देगा, वो येलो कलर वाला है अमीनो एसिड। अब सिर्फ अमीनो एसिड तो नहीं होता बॉडी में तो और भी बहुत कुछ बह रहा होगा। तो ये सब कुछ आ रहे हैं चलते हुए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए का क्या काम है, उसका काम है चेक करना कि कौन सा इस खाने में से अमीनो एसिड है, और ये डंडा लेके हो जाता है यहाँ पे खड़ा, ठीक है। सो ये यहाँ पे डंडा लेके अपना हो जाता है खड़ा, अरे डंडा लेके ये यहाँ पे हो जाता है खड़ा, और कर देता है ये फोन, किसको, फोन कर दिया इसने टीआरएनए को कि मैंने तुम्हारे लिए अमीनो एसिड जो है वो रोक के रखे हुए हैं। देखो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये पकड़ के रखे, कुछ कुछ बॉडी में बह जाते हैं, इतना जितना टीआरएनए आता है, और कुछ को ये होल्ड ऑन करके रखता है टीआरएनए के आने तक। जैसे ही टीआरएनए आता है अपनी कार्ट लेकर, तो टीआरएनए क्या आएगा, टीआरएनए जो है अपनी कार्ट लेकर आएगा और अपनी कार्ट में भर के, ठीक है, ये चला जाएगा किसके पास, राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम के पास क्या पहुंचे हैं, राइबोसोम के पास पहुंचे हैं अमीनो एसिड। साथ ही साथ राइबोसोम को थोड़ी अकल भी है। उसको अकल क्या है, उसको पता है कि ये एमआरएनए और टीआरएनए इतने फास्ट काम नहीं करते हैं, इनकी वजह से बॉडी में कुछ अमीनो एसिड बह गए थे, तो वो बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो अपना गोडाउन बना के रखता है, ढूंढता रहता है। तो वो क्या करता है, वो 10 अमीनो एसिड जो कि टीआरएनए लेकर आया, 10 अमीनो एसिड वो ये ले लेता है। 10 अमीनो एसिड जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो ले लेता है, 20 हो जाते हैं टोटल 20 अमीनो एसिड, एंड 20 अमीनो एसिड से बनती है एक यूनिट ऑफ प्रोटीन, उससे बनती है 1 यूनिट ऑफ प्रोटीन। सो इसकी हेल्प से जो आरएनए है
ये पूरा का पूरा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। हाँ जी, ये आ गया समझ में आपको? हाँ जी, लिख लिया है, थोड़ा जल्दी करिएगा। अब यहाँ से आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि mRNA, अच्छा मुझे ये बताइए, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर किसकी वजह से हुआ था? मेन बॉडी कौन है इसमें काम करने वाली? ये तीनों में से प्रोटीन बनाने में मेन बॉडी कौन है काम करने वाली? देखिए RNA प्रोटीन बनाता है, पर मेन बॉडी कौन है? मैसेंजर RNA। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बताएगा, अगर वो मैसेज नहीं देगा तो ये प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगी। बनाता कौन है? राइबोसोम, पर रॉ मटेरियल किसने मंगवा के दिया है? मैसेंजर ने। अगर यही बीड़ा नहीं उठाएगा, यही काम चोरी करेगा, तो राइबोसोम बोल देगा मेरे पास तो आए नहीं अमीनो एसिड, मैं क्या करूं? इसीलिए ये रॉ मटेरियल लाके देता है, तभी आगे काम होता है, अदरवाइज काम नहीं होता है। ठीक है, समझ आया आपको? सो इस वजह से mRNA क्या करता है? mRNA का काम है कि वो mRNA का काम है कि वो डिटेक्ट करता है, जांच करता है कि किस चीज की क्या जरूरत है किस सेल को। ये जो प्रोटीन बनाया गया है, इसका काम, इसकी जरूरत किसको है? इसकी जरूरत है कोशिका को, तो कोशिका इसका काम, इसका यूज करेगी। सो कोशिका जो इसका यूज कर रही है, उसकी हेल्प से पता चल जाएगा कि बॉडी में कितनी ग्रोथ हो रही है। तो अगर बॉडी को प्रोटीन मिल रहा है तो बॉडी ग्रोथ करेगी। ग्रो कौन कर रहा है? ग्रो कर रही है कोशिका, मतलब कि सेल। समझ पा रहे होंगे आप? तो सेल के थ्रू ही ये जो है पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में एक्सेसिव सेल ग्रोथ हो जाए, कि अगर बॉडी में जो सेल है, कोशिका है, वो अत्यधिक मात्रा में अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर दे, तो वो बन जाता है क्या? कैंसर। वो बन जाता है क्या? सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम, जो सेंट्रोसोम होता है वो, तो नॉर्मली मैं आपको ये बताऊं तो कैंसर के लिए सेंट्रोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वही ट्यूमर या कैंसर का। कैंसर के लिए जो, जिसको हम बोलते हैं कि कैंसर की वजह से हो रहा है, उसको बोलता है ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजीन। वहाँ कैंसर का जो रूप लेता है वो उस वजह से नहीं होता कि वहाँ पे विभाजन नहीं होता है। वहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता होगा, हमारा जो ब्रेन है ना, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे पार्ट होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं, दो बेसिक थिंग क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जब वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, हेमरेज हो जाता है, ब्लड बहना शुरू कर जाता है, तो वो जो सूखा हुआ पार्ट है ना, वो बनना स्टार्ट हो जाता है, वो ट्यूमर का पार्ट ले लेता है। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ सेल डिवीजन नहीं होता इस वजह से नहीं बनता है। वहाँ अगर उनका साइज भी बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, एक्रोमीगेली हमने कल किया भी था,
वो एक तरीके की डिजीज होती है जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो साइज अपना बड़ा करना स्टार्ट कर देती है। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी छोटी सी होती है, याद है आपको, ठीक है। अदरवाइज जो है वो बड़ा, मतलब वो अपने आप को जो है ब्रोडन कर लेती है, तो इस वजह से वो आगे मतलब वो अपने आप को बड़ा कर लेती है, साइज बड़ा हो जाता है, तो उस वजह से जो है वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये समझा है दैट एमआरएनए जो है वही ग्रो करवा रही है, क्योंकि वो पहले काम शुरू करती है। हाँ जी, मेन बॉडी है। अब अगर हम इस एमआरएनए को ही यूज करें तब क्या किया जा सकता है, डीएनए को यूज करें तब क्या किया जा सकता है, ठीक है। सो अब आपने वो पूरा समझ लिया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे डीएनए वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन। अब समझिए क्या हुआ है। डीएनए वैक्सीन ये न्यू टाइप की वैक्सीन है, वो ध्यान से आप समझिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक जो है गुण। अब अगर आपके जेनेटिक मटेरियल आपके डीएनए में मैं वैक्सीन के थ्रू डीएनए डाल रही हूं, तो इससे मैं आपके डीएनए को डिस्टर्ब कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। इस वजह से इस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या ये वैक्सीन डीएनए मटेरियल जिसकी बॉडी में हम डाल रहे हैं उसका ये अफेक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब आप यहाँ समझेंगे कि क्या हुआ है। ये एक प्रकार का टीका है जो कि प्रतिरक्षित प्रजातियों की कोशिकाओं पर क्या किया जाता है, एक विशिष्ट एंटीजन कोडिंग डीएनए अनुक्रम को संक्रमित करता है। अब इस लाइन को आप समझिएगा, इसका यूज क्या है। इसका यूज ये है कि एक इम्यूनाइज्ड पर्सन है। इम्यूनाइज्ड पर्सन का मतलब जिसके पास प्रतिरोधक क्षमता है। सो ऐसा मनुष्य जिसके पास प्रतिरोधक क्षमता है, उस मनुष्य में हम क्या कर रहे हैं, डीएनए मटेरियल डाल रहे हैं। किसकी हेल्प से डाल रहे हैं, वैक्सीन की हेल्प से डाल रहे हैं। ऐसा करके हम इस मनुष्य में किसी और का डीएनए मटेरियल डाल रहे हैं वैक्सीन की हेल्प से, तो ऐसा करके हम इसको बोला जाता है इन्फेक्ट कर रहे हैं, बोला जाता है इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो डीएनए वैक्सीन में यही किया जाता है। अब किसी अदर का डीएनए मटेरियल यूज किया जाएगा, वो हमें पता नहीं है, इस वजह से इस वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया गया है। परंतु ये अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो जो एनिमल इंडस्ट्री है, वेटरनरी यूज है, उसमें तो इसका दे दिया गया है अप्रूवल। मनुष्य के लिए यूज करने के लिए भी अभी हाल ही में कि ये अभी लाइक क्या बोलते हैं उसको, परीक्षण के जो है स्तर पर है। अभी पूरा इसको अप्रूव नहीं किया गया कि कैसे किया जाएगा। देखिए वैक्सीन को अप्रूव करने के नॉर्मली 2 से 3 चरण ही होते हैं। क्या किया जाता है कि पहले एक उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होती है। फिर उसके बाद जो है एक सैंपल लिया जाता है मनुष्यों का, जजिंग के ऊपर भी हमें करना है। उससे पहले तो हम क्या करते हैं, रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर उसका परीक्षण करते हैं। उसके बाद उसकी सारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। फिर मनुष्य के ऊपर किया जाता है, सैंपल लिया जाता है, फिर उनको देखा जाता है कि ये सही से हो रहा है कि नहीं, एंड देन फिर फाइनल अप्रूव कर दिया जाता है। इंडिया में जो है DCGI, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो एक डेजिग्नेशन है जो कि वैक्सीन को मंजूरी देते हैं। और वो कौन से ऑफिस को होल्ड करते हैं, CDSCO, ठीक है, CDSCO उसको वो होल्ड ऑन करते हैं, ठीक है। ये इतना आपने समझ लिया है, तो यही काम किया जा रहा है यहाँ पर। बट यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये शब्द नेगेटिव नहीं है, ये शब्द नेगेटिव नहीं है। इन्फेक्ट करने का वर्ड इसीलिए यूज किया है, संक्रमित करने का वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि ऐसा करके हम उस मनुष्य में वैक्सीन जो है वो डाल रहे हैं, मतलब कि हम उसके डीएनए में अदर डीएनए मटेरियल भी डाल रहे हैं, इस वजह से वो अलग माना जाता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, हाल फिलहाल में कोई अनुमोदित डीएनए टीका मनुष्य के लिए है नहीं। फिर भी कुछ डीएनए आधारित टीकों को हमने घोड़ों पर और केनाइन मेलेनोमा में वेस्ट नाइल वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन सहित जो है
पशु चिकित्सा उपयोग के लिए FDA द फूड एंड द ड्रग जो है अथॉरिटी है एंड USDA ने अनुमोदित किया है। हाल फिलहाल में क्या किया गया है, जायडस कैडिला ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी पहली प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जो है वो निकाली है। अब क्वेश्चन उठता है ये प्लाज्मिड DNA वैक्सीन क्या होती है। सो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, वो नहीं होता है। नहीं वो नहीं होता। सपोज करो ये बैक्टीरिया है, सो बैक्टीरिया में यहाँ पे तो उसका होता है इसकी फॉर्म में क्रोमोसोम, इसके साथ साथ यहाँ पर होता है प्लाज्मिड। ये जो राउंड में मैंने बनाया है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, अब ये कैसे, ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये भी इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका यूज करके हम वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, नहीं अभी ये क्या है, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर होता है प्लाज्मिड। ये आपने समझ लिया, यहाँ पे प्लाज्मिड होता है, तो ये प्लाज्मिड ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में होता है। हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को ले लेते हैं और इस प्लाज्मिड में ये जगह साफ करके कट कर देते हैं इसको, और कट करके इसमें अपना DNA मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं ऐसे। अब ये बैक्टीरिया बीमारी नहीं फैलाएगा, अब ये बैक्टीरिया DNA मटेरियल बन चुका है, अब ये बैक्टीरिया हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड में ये रेड में दिख रहा है, ये हम अपना DNA जो है वो ऐड कर देते हैं, तो अब ये हमारी तरह काम करेगा। और इसको क्या कर देते हैं, इसको ही हम जो वैक्सीन है वैक्सीन में इंसर्ट कर देते हैं। सो वैक्सीन में जो रॉ मटेरियल है वो यही है। ठीक है, इसी के थ्रू हम ये करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब आप देख लीजिए, वापस से कहाँ चला गया, ओपन ही नहीं हुआ था वाईफाई, नहीं। सो उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लाज्मिड DNA वैक्सीन जो है, जो आपको समझ में आ गया है, प्लाज्मिड में हम DNA मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं एंड उसके हेल्प से हम जो है वैक्सीन बनाते हैं। तो उसी की हेल्प से बोला गया है कि बैक्टीरिया की कोशिका में होता है, बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है, ह्यूमन सेल के अंदर नहीं होता। ठीक है, सो अब ये प्लाज्मिड में हम अपना DNA मटेरियल जो है इंसर्ट कर देते हैं। अब उससे क्या होती है, उससे जब हमने ये हमारे अकॉर्डिंग काम करेगा, तो हमारे अकॉर्डिंग जब ये काम करता है तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अब अगर ये जायडस कोविड सक्सेसफुल हो जाता है, ये DNA मटेरियल जो हमने डाला है वो उस मनुष्य का जिसमें डाला है उसको अगर अफेक्ट नहीं करता, तो उस केस में माना जाएगा कि ये पहला DNA टीका होगा जो किसी भी बीमारी के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। ये ऐसा पहला होगा जो किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट कल हम mRNA वैक्सीन करेंगे।